हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दिमेश आर्मी पर। और आज का हमारा टॉपिक है आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं, बेसिक जियोमेट्रिकल आइडियाज़। ठीक है, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम कुछ ज्यामिति से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं को जानेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पहली परिभाषा से। पहली परिभाषा है हमारे पास रेखाखंड की। रेखाखंड किसे कहते हैं? रेखा खंड, इसे इंग्लिश में लाइन सेगमेंट कहते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि रेखाखंड किसे कहते हैं। जैसे हमारे पास कोई बिंदु है एक, जैसे कोई ये एक बिंदु ले लिया, इसे हमने ए नाम दे दिया। ठीक है, एक तो ये बिंदु है और एक कोई बिंदु और ले लेते हैं बी। ये दो बिंदु ले लिए। अब आपको देखना है कि ए से बी तक जाने का सबसे छोटा रास्ता कौन सा है। एक तो हमारे पास ये रास्ता हो सकता है, एक कोई और घूम के ऐसे हो जा सकते हैं, मतलब बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। पर ए से बी तक जाने का सबसे छोटा रास्ता कौन सा है? तो वो एक सीधी रेखा होगी। ए से बी तक जाने का ये जो सीधा रास्ता है इसे रेखाखंड कहते हैं। किन्हीं भी दो बिंदुओं के मध्य, किन्हीं भी दो बिंदुओं को जोड़ने वाला जो सबसे छोटा रास्ता है वही रेखाखंड कहलाता है। तो ये दो पॉइंट हमने लिए थे ए बी, तो इसको इससे डिनोट करते हैं। इस तरह से इसको डिनोट करेंगे, या फिर ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं इसे। ठीक है, तो ये एक रेखाखंड हो गया। किन्हीं भी दो बिंदुओं के मध्य सबसे छोटा रास्ता, किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने का सबसे छोटा रास्ता ये रेखाखंड कहलाता है। अब इसी से आगे रेखा की बात करते हैं कि रेखा किसे कहते हैं। रेखा, लाइन। ठीक है, लाइन की बात करते हैं तो हमारे पास ये एक रेखाखंड है। ठीक है, ये रेखाखंड है। अब इसको आगे, इसकी दोनों साइड है ना, ये दूर तक आगे विस्तारित कर देते हैं, अंत अनंत तक, दूर तक। मतलब हमें पता नहीं कि कहाँ पे यह ख़त्म हो रही है। ठीक है, इसकी दोनों साइड हमने दूर तक विस्तारित कर दी। अब इस पूरे पर ये कोई दो बिंदु ले लेते हैं। जैसे इसका नाम करने के लिए, जैसे यहाँ पे हमने एक बिंदु ले लिया ए, और यहाँ पे कोई भी कहीं भी आप बिंदु ले सकते हैं। जैसे ये यहाँ पे एक बिंदु ले लिया बी। तो अब ये पूरी रेखा बन गई। ठीक है, मतलब इसके दोनों जो साइड है ना वो अनंत तक विस्तारित होते हैं, उनका पता नहीं भी कहाँ ख़त्म होगी। तो ये एक रेखा है। तो इस पर दो बिंदु हमने ए बी ले लिए, तो इसको कैसे डिनोट करेंगे? ए बी, और उसके ऊपर ये एक रेखा का साइन दिखा देते हैं। ये एक रेखा है। ठीक है, दो बिंदु ले लिए इस पर, इसकी स्थिति दर्शाने के लिए, तो इसकी दोनों साइड को दूर तक अनंत तक विस्तारित कर दिया। इसी रेखाखंड से ये रेखा बनती है। ठीक है, तो ये होगी रेखा। अब बात करते हैं किरण की, कि किरण कैसे कहते हैं। किरण देखते हैं, किरण, रे, रे किसे कहते हैं, किरण कैसे कहते हैं। जैसे ये कोई बिंदु है ओ, ये एक बिंदु ले लिया हमने ओ। अब इससे आगे एक किरण निकाल देते हैं, ये एक किरण हो गई। मतलब इस किरण में एक 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 बिंदु तो फिक्स होता है ये। ठीक है, ये एक बिंदु एक तो फिक्स होगा, और दूसरा दूसरा बिंदु फिक्स नहीं होगा। दूसरी साइड मतलब अनंत तक जाएगी। तो ये एक किरण हो गई। इसका नामकरण करने के लिए हम इस पर एक और बिंदु ले लेते हैं बी। ठीक है, ये एक बिंदु इस पर ले लिया इसका नामकरण करने के लिए किरण का। तो अब इसका नाम क्या होगा? ओ बी। किरण का साइन ये होता है, मतलब एक साइड तो इसकी फिक्स है और दूसरी साइड फिक्स नहीं है इसकी, दूसरी साइड अनंत तक जाएगी। तो ये आगे किरण हो गई, ये किरण कहलाएगी। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब आगे चलते हैं। अब रेखा के भी दो प्रकार होते हैं, एक तो समांतर रेखाएं और एक प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है, उन्हें भी समझते हैं कि समांतर रेखाएं और प्रतिच्छेदी रेखाएं किन्हें कहते हैं। तो पहले देखते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है, तो पहले प्रतिच्छेदी रेखाएं देखते हैं। जैसे ये कोई रेखा है, ये कोई रेखा ले ली हमने, और इसका नामकरण कर देते हैं। इस पर कोई बिंदु ए बी। ठीक है, और ये एक कोई और रेखा है, इस पर सिर्फ दो बिंदु हैं, जैसे पी और क्यू।
किन्हीं भी दो रेखाओं के मध्य है कोई उभयनिष्ठ बिंदु, कॉमन बिंदु, ये वाला जो कॉमन बिंदु है, अगर कॉमन बिंदु आ जाए तो वो प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाएगी। मतलब दो जब इंटरसेक्ट करेंगी, एक दूसरे को काटेंगी, तो उन पर एक कॉमन बिंदु आएगा, उभयनिष्ठ बिंदु आएगा, तो ये प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाएगी। इसे ओ नाम दे देते हैं। तो ये इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट मतलब प्रतिच्छेदी बिंदु कहलाएगा। किन्हीं भी दो रेखाओं के मध्य कोई भी मतलब उभयनिष्ठ बिंदु, कॉमन बिंदु आ जाए तो वो प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाएगी। ठीक है। अब बात करते हैं समांतर रेखाओं की, तो वो इसके बिल्कुल उल्टा हो जाएगी। समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं इसके बिल्कुल उल्टा हो जाएगी। कोई भी दो रेखाएं हैं, जैसे ये एक रेखा है, ये एक रेखा है, तो ये दोनों कहीं भी मिलेगी नहीं, इन दोनों रेखाओं पर कहीं भी कोई उपनिष्ठ बिंदु नहीं होगा, तो ये समांतर रेखाएं कहलाएगी। ठीक है। ये आगे जाके कहीं भी एक दूसरे को नहीं काटेगी, तो ये समांतर रेखाएं हो गई। ठीक है। अब आगे बात करते हैं, और अब हम बात करते हैं वक्र की, कि वक्र किसे कहते हैं, कर्व वक्र किसे कहते हैं। ठीक है। तो आपने, आपके पास जो पेंसिल है या फिर आपके पास जो पेन है, उस पर आप जो कागज़ पर जो टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं या फिर आप कुछ भी जो बनाते हैं उसे वक्र कहते हैं। कैसे देखते हैं, जैसे ये मेरे पास मार्कर है, तो इससे मैं क्या कोई भी आकृति बनाता हूँ, जैसे ये कुछ बना लिया, तो ये एक वक्र है। ठीक है। इस मार्कर को बिना उठाए, मतलब इसको ऐसे बिना उठाए इस पर जो भी मैं आकृति बनाऊंगा वो सभी एक वक्र है। वक्र कोई भी सीधी रेखा हो सकती है, कोई भी टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं हो सकती है। ठीक है। तो ये सभी वक्र हैं। अगर मैंने जैसे ये मार्कर से मैं ये बना रहा हूँ और मैंने बीच में से इसे उठा दिया और फिर दोबारा बनाने लग गया, तो ये एक ही वक्र नहीं है, दो अलग अलग वक्र बन गए। ठीक है। ये एक अलग वक्र है, ये एक अलग वक्र है, इस तरह से। ठीक है। इस तरह से वक्र होते हैं। और वक्र भी आगे कई प्रकार के होते हैं, वक्र को भी जान लेते हैं। वक्र भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे एक तो होता है सरल वक्र। ठीक है। सरल वक्र या फिर खुला वक्र इसे कहते हैं। और एक होता है बंद वक्र, क्लोज कर्व। ठीक है। तो वक्र के ये दो पार्ट हो गए। जैसे हमने कोई एक वक्र बना लिया, जैसे ये, तो ये स्वयं को नहीं काट रहा है, मतलब ये स्वयं को काट नहीं रहा है, खुला है यहाँ से, तो ये क्या हो गया, खुला वक्र हो गया। अब बंद वक्र किसे कहेंगे, जैसे ये कोई बंद वक्र है, ये देखिए यहाँ पे काट रहा है स्वयं को। ठीक है। ये तो यहाँ पे काट नहीं रहा था, लेकिन ये यहाँ पे काट रहा है, तो ये क्या हो गया, बंद वक्र हो गया। इस तरह से ये दो वक्र होते हैं। सरल, ये तो हो गया सरल वक्र या खुला वक्र। ठीक है। ये हो गया बंद वक्र। बंद वक्र तो स्वयं को कहीं ना कहीं काटेगा, कोई बिंदु पर। और ये खुला वक्र है, ये कहीं भी खुद को नहीं काटेगा, तो ये हो गया खुला वक्र। तो दोस्तों अब बात करते हैं बहुभुज की, कि बहुभुज किसे कहते हैं। ठीक है। तो समझते हैं बहुभुज को। बहुभुज, बहुभुज क्या होता है। बहुभुज रेखाखंडों से बनी ही एक आकृति होती है। जैसे कोई, मैं एक आकृति बना देता हूँ, जैसे ये कोई एक आकृति है, आपको दिखाई दे रहे होंगे कि ये रेखाखंडों से बनी एक आकृति है। तो बहुभुज किसे कहते हैं, रेखाखंडों से बनी बंद आकृति ही बहुभुज कहलाती है। इसका नामकरण कर देते हैं ए बी सी डी ई। ठीक है। ये सारे रेखाखंड है, ए बी रेखाखंड है, और बी सी ये रेखाखंड है, सी डी डी ई ये सारे रेखाखंड है। रेखाखंडों से बनी कोई भी बंद आकृति बहुभुज कहलाती है। ठीक है। जैसे और भी कोई आकृति बना सकते हैं, जैसे ये कोई एक आकृति है, ये भी एक बहुभुज है। ठीक है। तो और ये भी एक बहुभुज है, ए बी सी डी, ये पी क्यू आर, बस। ठीक है। ये सारी बहुभुज है, रेखाखंडों से बनी कोई भी बंद आकृति बहुभुज कहलाती है। अब देखते हैं कि बहुभुज की ये जो रेखाखंड है ना, ये इसकी भुजाएं कहलाती है। बहुभुज की जो ये रेखाखंड है ना, ये इसकी भुजाएं कहलाती है। जो जिनसे ये बहुभुज बना है ना, वो रेखाखंड इसकी भुजाएं कहलाएगी। इसकी भुजाएं कौन कौन सी हैं, ए बी एक भुजा है। ठीक है। बी सी एक भुजा है, सी डी एक भुजा है, ये सारी इसकी भुजाएं हैं। ठीक है। इसमें कितनी भुजाएं हैं, 5 भुजाएं हैं, तो ये क्या हो गया, एक पंचभुज बन गया। ठीक है। इसमें 4 भुजाएं हैं तो चतुर्भुज बन गया। ठीक है। इस तरह से होते हैं बहुभुज। अब बहुभुज की आसन भुजाएं भी होती है।
जैसे ये एक भुजा है ए बी और ये एक भुजा है ई ए, तो इन दोनों में जो कॉमन बिंदु है, जो ये कॉमन बिंदु है, तो मतलब ये दोनों क्या होगी, आसन भुजाएं होगी। जैसे ही आगे और समझते हैं, जैसे डी सी ये एक भुजा है और सी बी ये एक भुजा है, इनमें कॉमन बिंदु है, मतलब कि ये आसन भुजाएं होगी। ठीक है, आसन भुजाएं होगी। अब एक और आता है आसन शीर्ष। जैसे ये एक बहुभुज की एक भुजा है ए बी, इसी के दोनों शीर्ष, इसी एक भुजा के दोनों शीर्ष ए और बी, ये क्या कहलाएंगे, आसन शीर्ष कहलाएंगे। जैसे ये एक भुजा ले लेते हैं, इस भुजा के दोनों शीर्ष क्या, सी और डी, ये क्या कहलाएंगे, आसन शीर्ष कहलाएंगे। जहाँ भी दो ये जो रेखाखंड मिलते हैं ना, वो एक शीर्ष कहलाता है। ठीक है, जैसे ये एक रेखा और ये एक रेखा दोनों मिल रही है यहाँ पे, तो ये क्या, इसका बहुभुज का शीर्ष कहलाएगा। ठीक है, इस तरह से ये हो गया। अब आगे बात करते हैं कोण की। कोण, एंगल। तो एंगल को समझने के लिए हम कोई एक बिंदु ले लेते हैं, ये ओ बिंदु ले लिया, इससे एक किरण निकालते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे एक किरण निकल गई, एक और इससे किरण निकालते हैं। अब इस किरण पर, इन दोनों किरण पर कोई बिंदु ले लेते हैं। इस किरण पर बिंदु ले लिया ए, और इस किरण पर ये हमने एक बिंदु को ले लिया बी। ठीक है, अब इन दोनों किरणों का जो ये झुकाव है ना यहाँ पे, यही कोण कहलाएगा। इस कोण को हम कैसे, इस तरह से, इस तरह के साइन से प्रदर्शित करते हैं। ये क्या है, कोण है। इन दोनों किरणों का जो आपस में झुकाव है ना, वही किरण कहलाएगा। और ये इसका उभयनिष्ठ बिंदु, ये इसका शीर्ष कहलाएगा, कोण का, कोण का शीर्ष। और ये इसकी दो भुजाएं कहलाएगी कोण की, ओ ए और ओ बी, इसकी दो भुजाएं होगी। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसको व्यक्त कैसे करेंगे, तो इसे इस तरह के साइन से प्रदर्शित करते हैं कोण को। ये कोण का साइन है, ये पूरा कोण क्या बन गया, कोण ए ओ बी। तो ये जो शीर्ष है ना, जहाँ पे कोण बन रहा है, इसे हमेशा बीच में लिखते हैं। ठीक है, तो ये कोण ए ओ बी बन गया। किन्हीं एक ही यहाँ पे ये उभयनिष्ठ बिंदु है और ये दो किरण है। ठीक है, इनका जो झुकाव है यही कोण कहलाएगा। किन्हीं दो किरणों का झुकाव है ना, वही कोण कहलाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया कोण। अब आगे बात करते हैं वृत्त की। सर्कल, सर्कल किसे कहते हैं, वृत्त, सर्कल। तो सर्कल के लिए हम कोई एक निश्चित बिंदु ले लेते हैं। जैसे ये कोई बिंदु ले लिया हमने, इसको नाम दे दिया ओ। अब इस बिंदु से समान दूरी पर, जैसे यहाँ पर, यहाँ इस बिंदु से इस दूरी पर, यहाँ समान दूरी पर जो चक्कर लगाने पर, समान दूरी पर चक्कर लगाने पर जो बिंदुओं का बिंदुपथ बनेगा ना, वही वृत्त कहलाएगा। ठीक है, इन सभी को मिला देते हैं तो ये एक वृत्त कहलाएगा। ठीक है, ये निश्चित बिंदु इस वृत्त का केंद्र कहलाएगा। निश्चित बिंदु ही वृत्त का केंद्र कहलाता है। और ये जो समान दूरी हमने चली है, यहाँ से यहाँ से इस पॉइंट की दूरी समान है, इस पॉइंट की इस पॉइंट से दूरी समान है, इस पॉइंट की इस पॉइंट से दूरी समान है, तो ये वृत्त की क्या कहलाएगी, त्रिज्या, रेडियस। ये वृत्त की त्रिज्या कहलाएगी। किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर चक्कर लगाने से बिंदुओं का जो बिंदुपथ बनता है, वही वृत्त कहलाता है। अब वृत्त पर किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, वृत्त पर किन्हीं भी दो बिंदुओं को, जैसे इसे ए नाम दे दिया और इसे बी नाम दे दिया, वृत्त पर स्थित किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड है, वो जीवा कहलाती है। इसकी वो वह वृत्त की जीवा कहलाती है। जैसे यहाँ पे एक बिंदु है और यहाँ पे एक बिंदु है, इन दोनों को मिला दिया तो ये एक जीवा कहलाएगी। लेकिन जो वृत्त के जो केंद्र से जो जीवा जाती है ना, ये वाली जो वृत्त के केंद्र से जो जीवा जाएगी ना, वो क्या कहलाएगा, वृत्त का व्यास कहलाएगा। और व्यास त्रिज्या का दुगुना होता है, मतलब त्रिज्या का दुगुना, मतलब ये सेंटर से जा रही है ना, इसलिए त्रिज्या का दुगुना होती है, ये इसका व्यास कहलाएगा। अब एक और आता है, जैसे ये हमने एक वृत्त बना लिया। अब एक और त्रिज्या खंड किसे कहते हैं, त्रिज्या खंड किसे कहते हैं। तो इस वृत्त, जैसे ये वृत्त है, इसका केंद्र हमने मान लिया ओ, तो त्रिज्या खंड किसे कहते हैं, त्रिज्या खंड वृत्तीय इस वृत्त का वह भाग होता है जो दो त्रिज्याओं, मतलब संगत
त्रिज्याओं और संगत चाप से मिलकर बना वृत्त का क्षेत्र ही त्रिज्याखंड कहलाता है। ठीक है, तो ये सारा इसका त्रिज्याखंड है, ये इतना क्षेत्र इसका त्रिज्याखंड कहलाएगा। ठीक है, एक तो वृत्त की त्रिज्याओं और संगत चाप से बना जो वृत्त का क्षेत्र है वही इसका त्रिज्याखंड कहलाएगा। अब एक और देखते हैं हम वृत्तखंड। वृत्तखंड किसे कहते हैं? वृत्तखंड क्या है? जैसे ये हमने इसका एक सेंटर बिंदु ओ मान लिया। अब वृत्तखंड किसे कहते हैं? जैसे इसकी कोई जीवा ले ली हमने, वृत्त पर स्थित किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाएंगे तो वो एक जीवा बन जाएगी। ठीक है, इसे पी क्यू नाम दे दिया, ये एक जीवा बन गई। ठीक है, ये जो क्षेत्र है और ये जो चाप बना है यहाँ पे, ये क्या कहलाएगा? वृत्तखंड। वृत्त की एक तो जीवा और उसके संगत चाप से बना जो क्षेत्र है वही वृत्तखंड कहलाएगा। और त्रिज्याखंड में त्रिज्या और संगत चाप से बना क्षेत्र होता है, तो ये इसका त्रिज्याखंड कहलाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने ज्यामिति से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं को जाना है। आगे ही ऐसी वीडियो देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।